हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत डच। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पुर्तगाली से जुड़े हुए सभी पॉइंट्स को कवर किया हुआ था और आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा था और आप लोगों ने कहा कि सीरीज़ को आगे भी कंटिन्यू किया जाए। तो ये सीरीज़ तो आगे कंटिन्यू रहेगी ही और इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस करते चलेंगे। इसमें सारे पॉइंट्स एक साथ कवर रहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आगे आने वाले जो भी इसके पार्ट्स होंगे उनको आप फॉलो करते रहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे डच के बारे में हम आज जानेंगे। तो देखिए, पुर्तगालियों के बाद भारत में जो आगमन हुआ किनका हुआ? डचों का हुआ था। तो ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें क्या है कि जो डच होते थे वो निवासी कहाँ के थे? तो नीदरलैंड या फिर उसको हम लोग हॉलैंड कहते हैं, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड। ठीक है। भारत में प्रथम फैक्ट्री जो डचों की लगाई गई, स्थापना की गई, वो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में की गई थी। जबकि दूसरी व्यापारिक जो कोठी फैक्ट्री हुई वो पुलिकट में स्थापित की गई थी। पुलिकट में स्थापित की गई थी। पहला मसूलीपट्टनम 1605 में, दूसरा जो कि पुलिकट में स्थापित की गई थी। और पुलिकट के संदर्भ में यहाँ पे मैंने एक नोट डाल दिया कि इस स्थान पर यानी कि पुलिकट में इन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के, जिसको पैगोडा कहते थे, को ढाला और पुलिकट को समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। यानी कि उनकी जो भी गतिविधियाँ होती थी वो ज़्यादातर पुलिकट से ही होती थी। पुलिकट को इन्होंने एक तरह से मुख्यालय के रूप में बनाया था। ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हैं कि डचों का भारत में जो प्रथम दल हुआ किसके नेतृत्व में आया था, या फिर हम ये कह सकते हैं कि भारत में प्रथम डच यात्री कौन था। ज़्यादातर तो आपसे यही पूछा जाता है कि भारत में प्रथम डच यात्री कौन था। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घुमा करके पूछा क्योंकि वो अकेले नहीं आया था, उसके नेतृत्व में बहुत सारे लोग आए थे, तो उसके नेतृत्व में आए थे। तो कार्नेलियस हाउटमैन, ठीक है, कार्नेलियस हाउटमैन जो प्रथम डच हुआ, हम यहाँ पे कह सकते हैं 1596 ईस्वी में ये भारत में हुआ था। ठीक है। बंगाल में डचों ने प्रथम जो फैक्ट्री की स्थापना की थी, बंगाल में डचों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना पिपली में किया था, पिपली में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लाइक करिए, सपोर्ट करिए, ताकि हम बाकी के वीडियो में अपना और बेहतर दे सकें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि चिंसूरा में गुस्तावुल जो फोर्ट है, गुस्तावुल फोर्ट की स्थापना 1653 ईस्वी में की गई थी। देखिए, क्वेश्चंस घुमा करके ये पूछा जा सकता है कि चिंसूरा में गुस्तावुल फोर्ट की स्थापना किसने की? तो ये की गई थी डचों के द्वारा। या फिर इस तरह से घुमा जा सकता है कि गुस्तावुल फोर्ट की स्थापना किसने की थी? तो डचों ने किया था चिंसूरा में। ठीक है, याद रहेगा कब? तो 1653 ईस्वी में। कोच्चि में इन्होंने फोर्ट विलियम की स्थापना कब किया था? कोच्चि में फोर्ट विलियम की स्थापना 1663 ईस्वी में, यानी 10 वर्ष के पश्चात। राइट। यहाँ पे जो हम पुलिकट के बारे में जान रहे थे, तो यहाँ पे देखिए लिखा भी गया कि पुलिकट को डचों ने व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय के रूप में इसको बनाया था। 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया गया। यानी स्टार्टिंग में शुरू में जैसे कि यहाँ पे मसूलीपट्टनम इनका प्रथम फैक्ट्री लगा 1605 में। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रहेगा कि 1610 में इन्होंने जो पुलिकट की इसने पुलिकट में दूसरी व्यापारिक कोठी खोली। तब से लेकर के 1690 तक पुलिकट ही इनका व्यापारिक केंद्र और मुख्यालय रहा। लेकिन 1690 में पुलिकट के स्थान पर इन्होंने नागपट्टनम को मुख्यालय बनाया। ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि किस मुगल बादशाह ने 3.5% यानी 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार की अधिकार डचों को प्रदान किया था? और वो मुगल बादशाह थे औरंगजेब। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, पूछा जा सकता है इस तरह से। ठीक है, किस मुगल बादशाह ने डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर, चुंगी मतलब कर होता है, कर पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने की अधिकार दिया था? तो औरंगजेब ने दिया था। नोट में यहाँ पे ये है कि डचों की व्यापारिक व्यवस्था किस पर आधारित था? तो सहकारिता या फिर कार्टेल पर आधारित था। सहकारिता या फिर कार्टेल पर आधारित था। अब इसके बाद यहाँ पे ये आता है कि डचों ने गोवा पर आक्रमण कब किया? एक पॉइंट ये है कि डचों ने गोवा पर आक्रमण 1650 ईस्वी में किया था। राइट। भारत में डचों के आने से सूती वस्त्र उद्योग का विकास हुआ था। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में डचों के आने से ही सूती वस्त्र का विकास ज़्यादातर हुआ तथा भारत में भारतीय वस्त्र का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय जो जाता है वो डचों को ही जाता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि भारत में डचों के पतन का जो कारण रहा वो क्या रहा? तो यहाँ पे जो भी प्रमुख कारण रहे वो मैंने मेंशन कर दिया है। जैसे हमने पुर्तगालियों के पतन के कारण के बारे में भी बात किया हुआ था, उस तरह से यहाँ पे डचों के पतन का क्या कारण रहा?
वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कंपनी के अयोग्य प्रशासक रहने के कारण, कंपनी में व्याप्त भ्रष्टाचार होने के कारण ये एक कारण रहा। साथ ही साथ डच कंपनी पर सरकार का सीधा नियंत्रण था, जिस वजह से भी एक प्रमुख कारण रहा कि भारत में इनकी जो शक्ति ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। डचों की भारत से ज़्यादा जो रुचि रही वो इंडोनेशिया और मसाला द्वीप पर रहा, यानी भारत से ज़्यादा ये लोग इंडोनेशिया में, साथ ही साथ मसाला द्वीपों में ये रुचि रख रहे थे। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो कारण रहा, जहाँ से इनका समापन ही कह सकते हैं, इनकी शक्ति समाप्त हो गई थी, वो है वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध 1759 में अंग्रेज़ों के बीच हुआ था, अंग्रेज़ों और डचों के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने डचों का बुरी तरह से पराजित किया, यानी अंग्रेज़ों से डच बुरी तरह से पराजित हुए और इस युद्ध में भारत में डचों की जो शक्ति हुई वो पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। तो ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है कि भारत में डचों की जो शक्ति हुई वो कब समाप्त हो गई, तो वेदरा के युद्ध 1759 के बाद। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट वाले, मैंने कवर कर दिया, इनको याद रखिएगा। अब देखिए ये पूछा सकता है कि भारत में प्रथम जो डच गवर्नर रहा वो कौन रहा। भारत में प्रथम डच गवर्नर पीटर बोथ। पीटर बोथ डचों द्वारा भारत में कारखाना का क्रम क्या रहा, यानी डचों ने जो भारत में कारखाना स्थापित किया था, प्रथम फैक्ट्री जो हमने देखा 1605 मसूलीपट्टनम, दूसरा पुलिकट में इन्होंने 1610 में स्थापित किया, तो उसी तरह से 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत में, 1641 में बिमिलीपट्टनम, 1645 में कराईकल और 1653 में चिंसुरा में इन्होंने अपना स्थापना किया था, फैक्ट्री की स्थापना किया था। राइट, अब 3 पॉइंट्स यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है कि बंगाल गुजरात से रेशम और वस्त्र जो कि मिलते थे, जैसे कि जो वहाँ से प्राप्त होने वाली जो वस्तुएं थी वो चीज़ यहाँ पे मेंशन है कि बंगाल गुजरात से रेशम और वस्त्र मिलते थे। बिहार से उत्तम प्रकार के सोरा प्राप्त होता था, ये प्रश्न तो बीपीएससी में भी भाई कई बार आया है। और गंगा घाटी से अफीम और चावल मिलते थे, गंगा घाटी से अफीम और चावल की प्राप्ति होती थी। तो डचों से रिलेटेड सारे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। इससे पहले वाली वीडियो में पुर्तगाल देखा, इसके बाद हमने यहाँ पे डच देखा। इसके बाकी के आप सीरीज़ के साथ जुड़े रहिए। अगर चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। और अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, यानी ये पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी, तो सिर्फ और सिर्फ आपको हमारी सारी पीडीएफ जो कि पेड कोर्स में ही मिलती है, तो पेड कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। तो पीडीएफ अगर लेना है तो हमारे एप्लीकेशन पे जाना पड़ेगा। कोर्स एप्लीकेशन को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर क्लिक करिए, डाउनलोड करिए, लॉगिन करिए, स्टोर सेक्शन में जा करके आप जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।